फर्स्ट केस m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स m1 m2 दोनों आपके इक्वल है। जैसे कि आपके होते हैं पूल, गेम ऑफ पूल, बिलियर्ड्स, पूल और बिलियर्ड्स में जो होते हैं उसमें स्ट्राइकर और गोट दोनों के दोनों एक ही साइज के होते हैं। जो कैरम है, कैरम में तो आपका स्ट्राइकर लार्जर होता है, लेकिन बिलियर्ड्स में या पूल के गेम में अगर आप देखें तो वहाँ स्ट्राइकर, जो बॉल स्ट्राइक करती है बाकी बॉल्स को, वो भी सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अगर दोनों मासेज इक्वल है तो फिर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। हम सिंपली m1 m2 को दोनों को ही m रख लेते हैं, v1 में भी और v2 में भी। तो v1 में मैंने यहाँ इसको रखा ट्वाइस m, और m1 प्लस m2 मतलब m प्लस m। तो v1 रखा मैंने, v1 के लिए रखा ट्वाइस m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू u2। u2 u1 इक्वल नहीं है, इसे रखा मैंने m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू u1। यहाँ देखिए m1 माइनस m2, m1 भी m है, m2 भी m है, तो m माइनस m और नीचे m प्लस m। अब ये वाला तो पूरा का पूरा फैक्टर आपका बन गया 0। तो v1 इजिकल्स टू कितना बना, देखिए जरा ध्यान से, 2m डिवाइडेड बाय 2m कितना हुआ, u2। ये रिजल्ट निकला कि v1 इक्वल्स u2। सिमिलरली v2 कितना हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा सिमिलरली, अगर हम सब कुछ ऐसे ही करें तो v2 कितना होगा, सिंपली जब v1 इक्वल्स u2 आया है तो v2 इक्वल्स आएगा क्या, u1। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, वेलोसिटीज आपस में बदल गई। जो वेलोसिटी थी फर्स्ट बॉडी की, अब वही वेलोसिटी हो गई सेकंड बॉडी की। जो वेलोसिटी थी टकराने से पहले फर्स्ट बॉडी की, सेकंड बॉडी की, वही वेलोसिटी अब हो गई टकराने के बाद, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी की। तो इफ द टू बॉडीज आर, if the two bodies have same mass, simply the velocities get interchanged, आपस में velocity बदल जाती है। इसी कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसी कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और मैं आपसे आंसर चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। क्या सेकंड कंडीशन है जो कि फर्स्ट कंडीशन का ही एक और रूप है, क्या m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स m एंड second body is at rest, मीन्स u2 आपका 0 है। तो बताइए जरा मुझे v1 और v2 कितनी आएगी, रेडीमेड आंसर दीजिए फटाक से, जल्दी से, कौन आंसर दे सकता है, कौन आंसर दे सकता है, जल्दी बोलिए। प्रखर गर्ग, बताइए प्रखर, कितना आंसर है इसका, ओपन योर माइक। सर V1 0 हो जाएगा और V1 0 हो जाएगा और v2 कितना हो और जाएगा, V2 U1। v2 u1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वही तो केस बन रहा है कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। अगर u2 आपकी 0 थी, सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, तो अब फर्स्ट बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, इंटरचेंज होगी ना वेलोसिटी, और सेकंड बॉडी स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, है ना। क्या बना, आपने लिखा सेकंड बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड फर्स्ट बॉडी, उल्टा लिख दिया मैं, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड सेकंड बॉडी एंड second body start moving with स्पीड का दो या वेलोसिटी का दो, क्योंकि लीनियर मोशन है, विद स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी। सिंपल सी बात है,
वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। सिंपल है, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। थर्ड कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ m1 is much larger than m2 and second body is at rest, m1 is much larger than m2। जब m1 की वैल्यू बहुत बड़ी है m2 से, m2 से बहुत बड़ी है, मतलब कौन सी कंडीशन बनी है, ये कंडीशन बनी आपकी कि आपका एक हाथी जा रहा झूमता हुआ, आराम से टहलता हुआ, बीच में उसको उसके रास्ते में आ गया चूहा, तो चलते हुए हाथी ने बैठे हुए चूहे के ऊपर लात मारी, टकरा गया, लात नहीं मारी एक्चुअली, लात मारना तो गलत है, ये बाय द वे टकरा गया, चलता हुआ हाथी एक चूहे से टकरा गया, बैठे हुए चूहे से टकरा गया, तो चूहे का क्या होगा, हाथी का क्या होगा। देखिए ध्यान से, व्हेन m1 इज मच लार्जर देन m2, m1 is much larger than m2, then m1 plus m2 is approximately equals m1। समझ रहे हैं, अगर हाथी में चूहे का मास आप ऐड कर दें, हाथी के मास में चूहे का मास ऐड कर दें, तो क्या होगा, हाथी के मास पे कोई डिफरेंस पड़ेगा, कुछ भी नहीं, उतना ही रहेगा। साथ ही साथ आपका जो m2 माइनस m1 है, या m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू m1। चूहे, हाथी के मास में से चूहे का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचा, वो हाथी के मास ही तो बचा पूरा, कोई हाथी पे क्या फर्क पड़ गया, उसका तो ऐसे जैसे एक नखून काट के छूट के एक नखून काट दिया हो। लेकिन m2 माइनस m1 कितना होगा बताओ जरा, when m1 is much larger than m2 it will be equals to minus m1। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपनी इन दो इक्वेशंस में। v1, दिस इज v1, तो v1 को मैं क्या लिखता हूं, देखिए v1 को लिखता हूं v1 इक्वल्स v1 है आपका ट्वाइस m2, ट्वाइस m2, तो ट्वाइस m2 एज इट इज रहेगा, और m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 बिकम्स व्हाट, m1 इन u2। अब u2 हमने क्या कहा, सेकेंड बॉडी एट रेस्ट, सेकेंड बॉडी चूहा बैठा हुआ था अपनी जगह, तो u2 आपका 0 है, इंटू 0 प्लस, अब जरा ध्यान से देखना, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 कितना होगा, m1 माइनस m2 अप्रोक्सीमेटली m1, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये v1 की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, v1 की इक्वेशन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना, m1 प्लस m2 अगेन m1 इंटू वेलोसिटी कौन सी है ये, v1 वाले में वेलोसिटी है कौन सी, u1 इंटू u1। देखना जरा, v1 इक्वल्स कितना बना, सिंपली u1, मतलब हाथी पे कोई असर नहीं पड़ा, उसके रास्ते में चूहा आ गया, वो तो अब भी चल रहा है, कितनी वेलोसिटी चल रहा है, अपनी ही वेलोसिटी चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। फर्स्ट बॉडी कंटिन्यू टू मूव विद ओन स्पीड, अपनी ही स्पीड से ये मूव करता चला जाता है, कौन सा, फर्स्ट बॉडी। अब सेकंड बॉडी का देखें जरा क्या होगा, सेकंड बॉडी के लिए v2, मैं यहाँ कर लेता हूँ सर, सेकंड बॉडी के लिए v2 इक्वल्स ट्वाइस m1, चलो जी ट्वाइस m1 तो m1 रहना, और m1 प्लस m2 कितना हो जाना है, m1 प्लस m2 इज m1, दिस इज m1, ओके, नो सॉरी m1, हाँ m1 होगा, इंटू u1 प्लस m2 minus m1, what is m2 minus m1, m2 minus m1 is minus m1, and m1 plus m2 is m1 plus m2 is plus m1, since the second body is at rest, second body is at rest, तो फिर u2 कितना हुआ, 0। अब ये पूरा फैक्टर 0 आ गया आपका, m1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका v2 इक्वल्स ट्वाइस u1, मीन्स
the second body start moving with double the velocity of first body. मतलब हाथी ने आकर चूहे को टक्कर मारी तो हाथी का कुछ नहीं बिगड़ा, चूहा बेचारा हाथी की भी जितनी चाल से हाथी चल रहा था, इतनी वेलोसिटी से जितनी स्पीड से हाथी चल रहा था, उससे भी डबल स्पीड से आगे जाके पड़ेगा, हड्डियां पड्डियां सब टूट जाएंगी इसकी। फर्स्ट बॉडी कंटिन्यू टू मूव विद इट्स ओन स्पीड। क्यों? क्योंकि v1 अप्रोक्सीमेटली u1 के इक्वल है, बट v2 इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी। दूसरी बॉडी हल्की फुल्की बॉडी दुगनी स्पीड पर चलने लगती है। आप ये कर्व देख भी सकते हो, आप ये देख भी सकते हो कैरम बोर्ड में। कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर आपका लार्जर मास का होता है स्ट्राइकर। कभी आप अगर हो सके तो ऐसा स्ट्राइकर ले लो जिसका मास 2m है और जिसे ये स्ट्राइक कर रहा है उसका मास m है। तो जब आप इसे स्ट्राइक कराएंगे यहाँ तो ये अपनी ही स्पीड से चलता रहेगा, इस पर कोई असर नहीं। दुगना नहीं, दुगना दुगना थोड़ी ना, सिर्फ दुगने से बात थोड़ी ना। मैंने गलत बोल दिया, मैं तो इसे एग्जाम पे गलत दे रहा हूँ। क्योंकि स्ट्राइकर का मास तो मच लार्जर, हाँ मच लार्जर, और किसका हो सकता है? एक है, हाँ हमारे पास है क्या, फुटबॉल। और एक है कौन सी बॉल? टेनिस बॉल, वो सॉरी टेबल टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल या पिंग पोंग बॉल। तो चलती हुई फुटबॉल आकर के इसे मारे, फुटबॉल कितने की? 1.5 किलो की, ये कितने का? 1.5 ग्राम का। तो क्या होगा? फुटबॉल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। लेकिन ये जो पिंग पोंग बॉल है ये डबल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी, डबल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी। तो व्हेन ए हैवी बॉडी strike with a larger with a smaller body, so the motion of body remain almost unaffected of a heavy body. That's why if a truck strike a cyclist, कोई असर नहीं पड़ता ट्रक पर, nothing happens to truck, but it gets fatally damaged, fatally। पीछे से किसी ने अगर आगे बड़ी सी चीज ने धक्का मारा तो ये और तेजी के साथ आगे डबल स्पीड से आगे चलती चली जाएगी। दैट्स मीन इम्पैक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। अगर एक साइकिल वाले को, साइकिल वाला अगर मैं साइकिल पे जा रहा हूँ और साइकिल से ही कोई पीछे आके मार दे तो देयर विल बी लेस इम्पैक्ट। लेकिन कोई साइकिलिस्ट को, साइकिल वाले को अगर पीछे से कोई ट्रक आके मार दे तो उसका खत्म हो लेता हो, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ट्रक एंड द साइकिलिस्ट मूव विद डबल द स्पीड ऑफ ट्रक। ट्रक वाला पहले ही ओवर स्पीडिंग था, ये उससे भी दुगनी स्पीड से जाके आगे गिरा, तो बहुत तगड़ा डैमेज होता है। सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी हम वही रखते हैं। थर्ड कंडीशन में इसका उल्टा कर देते हैं। चूहा स्ट्राइकिंग हाथी, चूहा आ गया रास्ते में, हाथी ने कहा हट जा भाई। चूहे ने कहा अच्छा तू होगा हाथी अपने घर का, मैं चूहा कम थोड़ी ना, आ जा। तो इफ नहीं, चूहे ने हाथी को टक्कर मारी। इफ m2 इज much larger than m1, m2 is much larger than m1 and second body is at rest, u2 कितना है? 0। मतलब हाथी खड़ा हुआ था, एक बार तो चूहा अपना खड़ा हुआ था रास्ते में आराम से और हाथी ने उसे टक्कर मारी, चूहा गया धड़ाम से दूनी स्पीड पे। तो चूहे ने कहा चल अच्छा आज तेरी बारी थी, कल को मैं देख लूंगा तुझे क्या है। तो एक बार एक हाथी खड़ा हुआ था अपनी जगह आराम से, ठीक है, मजे ले रहा था, गन्ना चूस रहा था। तो चूहे ने कहा आज ये हाथी खड़ा हुआ मिल गया मुझे, आज इसको नहीं छोड़ने वाला, और लेकर दबा के उसमें टक्कर मारी हाथी का, चूहे ने। अब देखो हाथी का चूहे का क्या होगा, हाथी का और चूहे का क्या होगा जब चूहे ने खड़े हुए हाथी को टक्कर मारी। तो अब यहाँ देखेंगे जरा सा, हमें इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। m1 प्लस m2 यूज हो रहा है, m1 माइनस m2 यूज हो रहा है, m2 माइनस m1 भी यूज हो रहा है। तो when m2 is much larger than m1 is much larger than m1, then m1 plus m2 approximately equals m2, correct? m1 minus m2 will be negative of m2 and m2 minus m1 will be positive of
m2 मतलब हाथी जो रुका खड़ा है बहुत बड़ा है, तो हाथी के मास में से चूहे का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, हाथी का मास बचेगा। चूहे के मास में से हाथी का मास सब्ट्रैक्ट कर दो तो निगेटिव ऑफ हाथी का मास बचेगा। ये सारी कंडीशंस होगी। अब V1 फाइंड करते हैं। कैसे V1? V1 इज इक्वल्स, देखना जरा ध्यान से, क्या है हमारा फॉर्मूला था क्या, ट्वाइस m2। चलो जी, ट्वाइस m2 तो हमने कुछ नहीं करा, अपॉन में था m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना है, m1 प्लस m2 इज m2 इंटू 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 U2। ओहो हो, ये तो जीरो हो गया। प्लस अगला स्टेप क्या था, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 माइनस m2 कितना है, m1 माइनस m2 इज माइनस m2 एंड इट इज m2 इंटू U1। U1 ही है ना पीछे, ये रहा U1। ठीक है, U1। अब जरा सॉल्व करने शुरू करें इसे, क्या तो ये तो पूरा फैक्टर जीरो बन गया। m2 माइनस m1 क्या हुआ, माइनस U2। क्या हुआ पहली बॉडी का, चूहे का क्या हुआ बताना जरा, चूहे का क्या हुआ, V1 इज द स्पीड ऑफ चूहा। चूहा दौड़ता हुआ आ रहा है हाथी की तरफ टक्कर मारने के लिए, तो चूहे का क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, बताइए जरा, व्हाट हैपेंस टू दिस स्मॉलर बॉडी, बताओ कोई एक बताओ, जल्दी बोलो। है ना, मैंने उतनी वेलोसिटी चलेगा। U2 मैंने गलत लिख दिया था यहाँ, तो ये सब कैंसिल होकर बचा V1 इक्वल्स माइनस U1। तो अब बताओ चूहे का क्या हुआ जब इसने हाथी को टक्कर मारी दबा के, तो उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली इन मैग्नीट्यूड हो जाएगी। yes we say that first body first body rebounds with its own speed, अपनी ही स्पीड से रिबाउंड हो गया, जितनी स्पीड से टक्कर मारी थी इसने, जितनी स्पीड से चूहे ने इस हाथी को टक्कर मारी थी, उतनी स्पीड से ये चूहा टकरा करके वापस लौट गया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से आप सब कर चुके हैं, सब खेलते हैं क्या, बॉल बॉल से मम्मी परेशान हो जाती है, ये आपकी वॉल है, वॉल है, वॉल के ऊपर आपने एक बॉल, वॉल के ऊपर बॉल आपने फेंक के मारी, तो क्या होता है, बॉल वापस रिटर्न हो जाती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम स्पीड से। हियर इन दिस केस द मास ऑफ बॉल इज मच स्मॉलर देन द मास ऑफ वॉल। mass second, wall is the second body, the mass of wall is much larger than the mass of ball। तो जब बॉल इससे स्ट्राइक करती है वापस उसी बाउंड से आ जाती है। अब V2 का क्या होगा जरा देखना जरा ध्यान से, V2 कितना होगा, V2 की फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूशन किया, m1 सॉरी ट्वाइस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू U1। तो ये क्या हुआ, ट्वाइस m1, और ये m1 प्लस m2 कितना है, हमारा m1 प्लस m2 कितना है, m1 प्लस m2 इज m2 इंटू U1 प्लस क्या आया, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 हमारा कितना बनेगा, m2 माइनस m1 बनेगा m2, m2 अपॉन m1 प्लस m2 भी m2 है इंटू जीरो, क्योंकि सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, तो ये सारा फैक्टर जीरो बना। अब आपका V2 कितना बना देखना जरा ध्यान से, m1 बाई m2। चलो एक चीज और हम समझ लें यहाँ से, बिकॉज m1 इज मच लार्जर देन m2, m1 इज मच लार्जर देन m2, तो फिर इस केस में m1 बाई m2 कितना होगा, m2 इज मच लार्जर देन m2। चूहे के मास को आपने हाथी के मास से डिवाइड कर दिया, चूहे का मास था 50 ग्राम, हाथी का मास था 50,000 किलो। 50,000 किलो मैंने ज्यादा बोल दिया शायद, 10,000 किलो। जीरो। तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो, क्योंकि बहुत छोटी फिगर को बहुत बड़ी फिगर से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.000 समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो अब कुल मिलाकर क्या हुआ, ये जीरो रह गया, क्योंकि m1 बाई m2 भी जीरो ही है, जीरो इंटू U1 जीरो। क्या हुआ, हाथी का क्या हुआ बताइए, फर्स्ट बॉडी रिबाउंड विद इट्स ओन वेलोसिटी, लेकिन हाथी का क्या हुआ, इस दीवार का क्या हुआ, ये जो दीवार जिस पर आपने बॉल फेंक के मारी थी, इस दीवार का क्या हुआ, क्या रहा बताइए, हाथी का क्या रहा, द हाथी रिमेन एट रेस्ट।
द सेकेंड बॉडी रिमेन एट रेस्ट। सेकेंड बॉडी क्या रही? सेकेंड बॉडी रेस्ट पर ही बनी रही, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर हाथी ने चूहे को मारा तो भी चूहे को नुकसान होगा, और अगर चूहे ने हाथी को जाके टक्कर मारी तो भी हाथी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो भी हाथी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बेचारा चूहा अपनी ही स्पीड से लौट के वापस आ जाएगा, इस पर लार्ज मोमेंटम होगा, इसके ऊपर खूब तकड़ा फोर्स भी लगेगा। क्लियर हुई?